तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन ए सॉल्व करा था जहां हमने 20 क्वेश्चंस लिए थे और हमारा वो 10 मिनट की वीडियो थी। इससे प्रीवियस वीडियो वो आप देख सकते हैं, आई बटन के नीचे कहीं आ रही होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं 21 से 26 तक लेके। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, स्टेट वेदर द रिएक्शन दैट अकर्स इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो हमारी कंपाउंड यूज होता है वो होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन में बहुत अच्छे से पता है, ये फोटो सेंसिटिव होता है यानी कि लाइट सेंसिटिव। तो इसकी रिएक्शन क्या है, 2AgBr गोज टू 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। तो लाइट सेंसिटिव होता है और इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी हमारी एंडोथर्मिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन इज 20 and 17। आप अपने तरफ से एटॉमिक नंबर याद करके लाना पेपर में, मे बी इसमें दे रखा है, मे बी ना दे रखा हो, बट आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस हमेशा रखना। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Ca में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी 2 8 8 2। तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो Ca है, Ca 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 8 7। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो बैलेंस होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब इसमें बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 2Cl नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी क्वेश्चन क्या आएगी, Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव गोज टू Cl2। और यहीं पर बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमें बनाना था। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो भैया सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। अब इसके जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहली बात तो वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं और इसकी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ क्या है इसकी रिएक्शन। एसिड के साथ क्या होती है इसकी रिएक्शन, एसिड के साथ क्या होती है Al2O3 प्लस 6HCl। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाएगा ये 2AlCl3 प्लस 3H2O। और वहीं हम बेस के साथ अगर इसे याद करने की कोशिश करें तो बेस के साथ क्या हो गया हमारी रिएक्शन Al2O3 प्लस 2NaOH विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। उसके साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा ये 2NaAlO2 प्लस H2O। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। ये रहा इनकी रिएक्शन, इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द टिश्यू फ्रॉम द वेस्कुलर बंडल्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। तो भैया 2 टिश्यूज के नाम हमें अच्छे से याद होंगे। वेस्कुलर बंडल में 2 टिश्यूज होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल को प्लांट के ऊपर के पार्ट तक पहुंचाता है। दूसरा है हमारा फोलम। फोलम क्या करता है, जो लीव्स में खाना बन चुका है उसे वो अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाता है। तो ये रहे 2 वेस्कुलर बंडल के टिश्यूज और उनके फंक्शंस, ये लिख दो आप काम हो जाएगा। अब हमसे 24th क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, मार्क द एंगल थ्रू विच इमर्जेंट रे बेंड्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड ऑल्सो नेम इट। तो हमारे पास हमें डायग्राम बनाना है बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म का। तो वो डायग्राम मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा डायग्राम, हमें कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि प्रिज्म में लाइट 2 बार बेंड होती है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। इधर से बेंड होगी और फिर इधर से बेंड होगी। वो कह रहा है निकालने के लिए वो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। यही हमें इसका नाम देना है वहाँ पे। सो द एंगल थ्रू विच द इमर्जेंट रे डेविएट्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इतना डायग्राम बना के आ जाएगा सुंदर सा आपका इक्विलेटरल एंगल में प्रिज्म का। इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है, नॉर्मल यहाँ डाला तो ये इंसिडेंट एंगल बन गया। जानी यहाँ थी लेकिन क्या गई, मुड़ गई, फिर दोबारा से इमर्जेंट रे की तरफ मुड़ गई और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ नॉर्मल से बनेगा, वो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। उसको हम एक्सटेंड करेंगे और इंसिडेंट बीम को एक्सटेंड करेंगे तो जो ये एंगल बनेगा वो तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इतना आप लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन फॉर द करेक्शन ऑफ देयर डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड
presbyopia. Write the structure of the lens commonly used for this correction of this defective and give reason for such designs. So हमें पहले से पता है कि प्रेसोपोबिया एक वो बीमारी है जो कि एज उम्र के साथ आती है और जहाँ पे आपको दूर और पास दोनों का दिखना कम हो जाता है। तो ये जल्दी हम उम्र के साथ ये बीमारी होती है सबको। और इसके जो लेंस यूज होता है वो होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस यानी कि इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं। बाइफोकल लेंस और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, जो होता है वो होता है अपर पार्ट में। ये किस लिए होता है? ये होता है हमारी दूर की नज़र के लिए। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है लोअर पार्ट में, वो होता है हमारी पास की नज़र के लिए। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, दोनों विजन ये एक साथ करेक्ट कर लेता है। नाउ कम्स टू 25th क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट इन अ ह्यूमन बीइंग फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स। इसका फ्लो चार्ट भी मैंने नेट से उठा रखा था। तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। तो मेल में होते हैं हमारे एक्स क्रोमोजोन, वाई क्रोमोजोन, लेकिन फीमेल में होते हैं हमारे एक्स क्रोमोजोन्स। तो जो एक्स क्रोमोजोन एक बार एक्स के साथ क्रॉस होगा और यहाँ भी एक्स आएगा तो ये बन जाए एक्स। और ये हमारा फ्लो चार्ट है, यहाँ वाई और एक्स क्रॉस होंगे तो बनेगा एक्स वाई, तो बनता है मेल, तो बनता है फीमेल। तो जो हमारे फादर के जो क्रोमोजोम्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि चाइल्ड मेल होगा या तो फीमेल होगा। सेक्स ऑफ द चाइल्ड फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, draw a pattern of magnetic field lines due to a current carrying state conductor. Mark on it the direction of the current in the conductor and the direction of magnetic field developed. Name the rule that help us determine the direction. तो इसका डायग्राम भी हमने ऑलरेडी ले रखा है, मैंने नेट से उठा रखा था। सो ये रही हमारी इमेज। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और ये हमारा राइट हैंड थंब रूल इसका होता है कि ये हैंड फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन दिखाएंगे करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो थंब होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा कि करंट अपवर्ड फ्लो होगा या डाउनवर्ड्स। तो ये देखो हमारा इस डायग्राम में हमने अच्छे से बता रखा है कि फिंगर्स हम इसको ऐसे करेंगे तो थंब हमारा ऊपर है तो करंट अपवर्ड जाएगा और डाउन करेंगे तो करंट डाउनवर्ड जाएगा। तो ये फिगर बनाने को वो बोल रहा था जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो कुल मिला के हमें सेक्शन बी में एक बात तो ध्यान देखने को मिली है कि हमें डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सिंपल थ्योरी बेस है, डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप डायग्राम पे थोड़ा फोकस करना। लास्ट ईयर डायग्राम काफ़ी आए थे। तो अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी हमारे होते हैं 27-33 क्वेश्चन तक। शॉर्ट टाइप है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। अभी हमसे क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18, where should the object be placed? Use the mirror formula, determine the object distance from an image of an magnification +2 produced by this mirror to justify the answer. देखो कॉनकेव मिरर में कभी भी प्लस में आ रही है, प्लस है कि वर्चुअल और इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही केस होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस और मिरर के बीच में रखा होता है, तभी हमारी जो ऑब्जेक्ट बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसकी हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है हमसे +2 और फोकल लेंथ कितनी बोल रहा है हमसे 18 सेंटीमीटर। हमें एक फॉर्मूला आता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v/u। तो 2 इज इक्वल टू माइनस का v/u, दैट एम्प्लाइज v इज इक्वल टू माइनस का 2u। इतना में पता चल गया। और मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/ फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होगी, माइनस का 18 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/ माइनस का v की जगह हमने माइनस का 2u। तो माइनस का 1/18 इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/2u। तो माइनस का 1/18, यहाँ आ जाएगा हमारा 2u कॉमन। तो माइनस का 1/18 इज इक्वल टू 1/2u। सो 2u इज इक्वल टू माइनस का 18, 9 से काटा 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारी u की वैल्यू है। हमने मिरर फॉर्मूला भी लगा लिया इसमें और ये हमारा माइनस का 9 सेंटीमीटर यानी कि फोकस और मिरर के बीच में रखा गया। तो हमारा आंसर वेरीफाइड भी हो चुका है। नेम एंड डिस्क्राइब द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। तो ये हमारा मेथड जो होता है वो होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इसका मैं डायग्राम भी आपके पास लेके आया हूँ, नेट से उठाया मैंने। तो ये हमारा डायग्राम है, तो मैं आपको पढ़ाना बस रिवाइज करा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जो हमारा मेथड है यही हमारा कॉमनली यूज होता है फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो एनोड पे क्या करते हैं, एनोड पे हमारा इम्प्योर मेटल्स होता है, एनोड पे हमारा इम्प्योर मेटल होता है और कैथोड हमारा प्योर मेटल होता है। तो ये सॉल्यूशन होता है CuSO4 का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो एनोड से यहाँ से नीचे जा जाके एनोड से प्योरिटी नीचे जा जाके इधर चिपकती रहती है और जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है एनोड मड, उसे हम एनोड मड बोलते हैं। तो यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का मेथड है। इम्प्योर मेटल्स पे हमारा
एनोड रहेगा, पी में हमारा कैथोड रहेगा और सॉल्यूशन है वो हम होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यही हमारी वर्किंग है। अगर हम इसका डायग्राम बना के आ जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी अच्छा रहेगा। करंट पास होते ही इस प्रोसेस पूरी शुरू हो जाती है और जो इम्प्योरिटी नीचे रहती है उन्हें हम दोबारा बता रहा हूँ, उन्हें बोलते हैं हम एनोड मड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन सेल। तो ये सबसे पहला हमारा क्या होता है कि तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है, फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का होता है ग्लाइकोलिस, और जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। अब हमें इसमें वो दिखाना है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या रिएक्शन होती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन हमको याद होगी अच्छे से, फिर भी आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार। सो इन प्रेजेंस, सबसे पहले आते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट, जो रिएक्ट करके देता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसको हम ATP बोलते हैं, ATP। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, सेम होता है ग्लूकोज पायरुवेट, और जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज रहेगा, वो क्या बन जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसको हम बोलते हैं एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो प्रेजेंस में होती है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बाय का क्वेश्चन है, अच्छा आएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन। तो ये होता है कि एटम्स का नंबर सेम रहना चाहिए बोथ साइड में। ये कौन सा लॉ कहता है, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें पता था ऑलरेडी। अब हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए पहले जिंक बैलेंस करना पड़ेगा, तो जिंक मैंने 3 कर दिया। H यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गए। P यहाँ पे 2 है, यहाँ भी P2 है, O यहाँ पे 8 है और O भी यहाँ पे 8 है, तो इक्वेशन हो गई पूरी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा डिफाइन अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, गिव इट एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब दो एक्व सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इसका एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से याद है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, बहुत फेमस सा, AgNO3 प्लस NaCl रिएक्ट करके क्या बनाएगा AgCl। डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है कि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे पहुंच जाएगा, प्लस NaNO3। ये रिएक्शन आप लिख देंगे, आपका काम हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट आर डिकम्पोजर, गिव टू एग्जांपल, स्टेट हाउ दे मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। इसके एग्जांपल क्या है हमारे, बैक्टीरिया और फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई दो हमारे डिकम्पोजर्स हैं। इनका रोल क्या रहता है, एक न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस लेके जाते हैं और दूसरा इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करते हैं। रोल हमारा क्या होता है, रोल होता है हमारा कि न्यूट्रिएंट को सॉइल में वापस लेके जाते हैं, इसलिए इससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट, नेम एंड डिफाइन द SI यूनिट, ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चेंज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। 2 पॉइंट के बीच वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी SI यूनिट होती है हमारी वोल्ट। इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसी को यही हम सब कह रहा था करने के लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं सेक्शन C के। स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाई इज केमिकल communication better than electric impulses as a means of communication between cell in multicellular organism। तो पहले हम इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 क्या कहता है, पार्ट 1 कहता है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो इसकी इंपल्शन क्या कहता है कि सिर्फ कनेक्टेड सेल तक जा सकते हैं, और इसका दूसरा लिमिटेशन है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और ये दूसरा पार्ट कह रहा है कि वाई केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर। तो केमिकल कम्युनिकेशन इसलिए बेटर होता है क्योंकि ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचता है, इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और मल्टीपल ऑर्गन्स को एक साथ कंट्रोल करता है। इसे एग्जांपल्स हैं, इसके आंसर्स हैं हमारे हार्मोन्स, एड्रेनलिन। और अगले पार्ट में हम सेक्शन लास्ट का बचा हुआ सेक्शन D वो कंप्लीट करेंगे, वो पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और कैसा लगा, क्या फीडबैक रहा आपका, थोड़ा बताना जरा। फर्स्ट टाइम टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, सो लव टू नो फ्रॉम योर फीडबैक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन D की तरफ। ओके, थैंक यू।